डॉक्टर लोहिया ने एक बहुत जरूरी टिप्पणी की है कर्पूरी ठाकुर को लेकर के कि कर्पूरी ठाकुर टाइप के और उनके पास कैरेक्टर्स रहे होते, क्योंकि एक एंटी कांग्रेसिज्म का जो पॉलिटिक्स कर रहे थे वो लोग, तो हमने कांग्रेस को बिल्कुल धराशायी किया होता। कर्पूरी ठाकुर की हर एक मंच पर बोलता हूं मैं, उनकी जो बौद्धिक क्षमता थी उसकी चर्चा नहीं हुई। जस्ट बिकॉज के 12th पास थे। देखिए सारा, देखिए नीतीश कुमार ने जो ड्रॉ किया है, सारी पब्लिक पॉलिसी सारा वहां से ड्रॉ किया है। सोशल एम्पावरमेंट लालू जी ने ड्रॉ किया है। पब्लिक पॉलिसी को ब्रॉडर स्केल पर नीतीश जी ने किया है, चाहे वो पंचायती राज सिस्टम हो, सारे जो है ना, मैं बोलता हूँ ना कि कर्पूरी जी के नर्सरी से आए हैं। अच्छे अच्छे पौधे नीतीश जी ने उखाड़ ले आए, अब कुछ खराब पौधे लालू जी ले आए। एक बार वो किसी से उनको चंदा चाहिए था, तो चंदा मांगने गए, तो चंदा मांगने वाला 50,000 रुपया रखा था उसने। तो उनको पूछा कि आपको कितना चाहिए, तो उन्होंने बहुत जोर करके कहा अगर 5,000 मिल जाते, 1000 सब पर एम्फेसिस दे करके। आप समझ सकते हैं कि 70s में और में 80s में क्या वैल्यू होगी। 5,000 अगर मिल जाते तो बहुत अच्छा रहता। तो उनको दे दी आसानी से। जब लौटने लगे, रिक्शा से लौट रहे थे, उनके सहयोगी ने कहा कि सर उन्होंने तो 50,000 रखा था। तो कर्पूरी जी का जवाब था कि 5,000 चंदा है, 50,000 घूस। ये कर्पूरी जी, एक ऐसा बालक उस कालखंड में पैदा होता है कि जिसके इर्द गिर्द इतनी सारी क्रांतियां हो, तो क्रांति पुत्र है। नाम ही दिया, ये चाइल्ड ऑफ मेनी रिवॉल्यूशन, कई क्रांति का वो पुत्र है। आपने इस किताब को लिखते हुए सबसे ज्यादा किस चैप्टर में एंजॉय किया? ये जो है मेरे दिल के बहुत नजदीक है। जब आप किसी की बायोग्राफी लिखते हैं तो आप सोचते हैं कि उस व्यक्ति के बारे में सिर्फ नहीं लिखे हैं, उसके समय के बारे में लिखे, नहीं तो फिर टू मच ऑफ ए पर्सन हो जाए, इंडिविजुअल हो जाएगा। अगर कोटा विद इन कोटा नहीं लाते शायद मैं नहीं लिख रहा होता। कर्पूरी जी उतने बड़े होते भी नहीं, ये बात सही है। दुनिया तो इन्हें कर्पूरी के तौर पर ही जानती है, मगर आपके किताब को पढ़ते हुए कई बार हम लोग के जहन में सवाल आता है कि सर बार बार ये संतोष सिंह इसको कपूरी क्यों लिख रहे हैं? जो रामानंद तिवारी थे वो फायर ब्रांड समाजवादी नेता रहे, और वो भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा चाहत और कर्पूरी की वजह से बनते बनते रह गए। पूरे चैप्टर में, पूरे कर्पूरी जी के लिखने में सबसे जो कमजोर पक्ष जो उनका व्यक्ति का मिला, वो उनका यही पक्ष मिला। कर्पूरी यदि जीवित होते तो शतायु हो चुके होते। साल 2024 उनको भारत रत्न से नवाजा गया। कर्पूरी इस बीच सुर्खियों में भी रहे और कर्पूरी की लिगेसी पर अपने तरीके से कब्जा करने की कोशिशें जो बिहार के भीतर सक्रिय तमाम दल हैं वो कर रहे हैं। मगर कर्पूरी के कंटेक्स्ट में एक किताब आई है इस बीच, द जननायक, और इसके जो लेखक हैं वो हैं जर्नलिस्ट, रिपोर्टर और इंडियन एक्सप्रेस के लिए बिहार के भीतर से रिपोर्टिंग कर रहे संतोष सिंह। और आज उनसे बातचीत करेंगे और उनकी दो एक और किताबें हैं, बिहार जिनको समझना हो, रूल्ड मिसरूल्ड, जेपी टू बीजेपी, हालांकि इसका रिवाइज्ड वर्जन भी आ गया है। आज वो हमारे साथ हैं और जननायक पर बातचीत करने के लिए। हाल फिलहाल ये किताब आई है और इस बीच वो देश के तमाम नामी गिरामी विश्वविद्यालयों के भीतर जा रहे हैं जननायक पर ही बातचीत करने के लिए। कैसे शुरू किया, क्यों कर्पूरी, या फिर कर्पूरी की यात्रा के कंटेक्स्ट में हम उनसे जो है हर तरीके से बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका। थैंक यू विष्णु। सब बहुत भूमिका नहीं बांधते हुए, इसी वर्ष कर्पूरी को भारत रत्न मिला और इसी वर्ष यह जरूरी किताब भी आ गई हम लोगों के बीच। बहुत सारे लोगों को बहुत समय से इंतजार था। आप कब से लिख रहे थे ये किताब, कितना समय लगा? मैं देखिए 2021 से ही लिख रहा था, मतलब आइडिया तो मेरा आ गया था 2015 से। 2015 में मैंने जब रूल मिसरूल लिखी तो एक कनेक्टिंग चैप्टर लिखा था मैंने। तो पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, फॉल ऑफ द बनियन ट्री, जिसमें मैं लालू प्रसाद जी के अराइवल के पहले क्या बिहार की पॉलिटिक्स में होता है, तो वो मैं लैंडमार्क डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसमें कर्पूरी जी की पुरजोर चर्चा होती है। तो उसमें जो उनकी पर्सनालिटी को जो एक्सप्लोर किया मैंने, एक दो ऐसे संस्मरण सुने, मुझे लगा इस व्यक्ति को एक्सप्लोर करना चाहिए। उसमें खास करके एक संस्मरण बहुत अच्छा था कि सुरेंद्र किशोर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार वो किसी से उनको चंदा चाहिए था, तो चंदा मांगने गए, तो चंदा मांगने वाला 50,000 रुपया रखा था उसने। तो
उनको पूछा कि आपको कितना चाहिए, तो उन्होंने बहुत जोर दे के कहा अगर 5,000 मिल जाते, 1000 सब पर एम्फेसिस दे करके, हाँ, हाँ, आप समझ सकते हैं कि 70s में और में 80s में क्या वैल्यू होगी। 5,000 अगर मिल जाते तो बहुत अच्छा रहता। तो उनको दे दी आसानी से। जब लौटने लगे, रिक्शा से लौट रहे थे, उनके सहयोगी ने कहा कि सर उन्होंने तो 50,000 रखा था। तो कर्पूरी जी का जवाब था कि 5,000 चंदा है, 50,000 घूस। ये कर्पूरी जी थे। तो यहीं से कहा, मुझको लगा कि इस व्यक्ति को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। एक्सप्लोर नहीं, तो दिमाग में पल रहा था, तो जो जो चीजें आ रही थी, तो वो कन्वर्ट, आपने दूसरी किताब मेरी पढ़ी जेपी टू बीजेपी, तो एक चैप्टर में कन्वर्ट हुआ। 500 वर्ड कन्वर्ट हुआ एक चैप्टर में। रोल मिस रोड में 500 वर्ड, उससे भी कम। 8,000 वर्ड करीब तकरीबन मैंने जेपी टू बीजेपी में कर्पूरी ठाकुर द ओरिजिनल सबल्टर्न हीरो करके लिखा। तो इससे मुझे और बल मिला। तब मैंने 21 से सस्टेन्ड रूप से काम करना शुरू किया। जहां जहां से मतलब ओरल हिस्ट्री, उनके साथ में काम किए हुए लोग। किताबें तो बहुत कम थी, हिंदी की 2-4 किताबें ही थी, अंग्रेजी में तो खैर सवाल ही कुछ नहीं था। फिर भी मैं धीरे धीरे मैंने समाजवाद पढ़ना शुरू किया, उनके सहयोगों के बारे में जानना शुरू किया। तो धीरे धीरे इकट्ठा चीजें होती चली गई। और जब आप किसी की बायोग्राफी लिखते हैं तो आप सोचते हैं कि उस व्यक्ति के बारे में सिर्फ नहीं लिखे हैं, उसके समय के बारे में लिखे हैं, नहीं तो फिर टू मच ऑफ ए पर्सन हो जाए, एन इंडिविजुअल हो जाएगा वो। फिर वो किताब हेजियोग्राफी प्रशस्ति हो जाती है कि ये कर्पूरी जी ने ये कहा, वो कहा। जनरली जो छपाते हैं लोग अपने परिवार के लोगों को, तो उस चीज से बचना था। एक कैसे समेकित रूप से कि ऑब्जेक्टिव उनके टाइम की बायोग्राफी, और ऑफ कोर्स विद कर्पूरी ठाकुर एज द सेंट्रल कैरेक्टर। ऐसा कौन सा सवाल था जो आप जब कर्पूरी को लगातार पढ़ रहे थे तो आपके जहन में लगातार बना हुआ था या मथता रहा आपको? सबसे अहम सवाल ये था कि इस व्यक्ति का कालखंड जितना कम हो, करीब 10 महीने डिप्टी सीएम रहा हो, पहले बार में 6 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर रहा हो, दूसरी बार में 2 साल से कुछ कम रहा हो, बस उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन में ही रहे, या लीडर इन हालांकि इस किताब को पढ़ते हुए ये देखने समझने को जरूर मिलता है, क्योंकि इस दौरान बिहार के भीतर डिप्टी सीएम बनाने की एक परंपरा सी आ गई है कि 1 से 2 डिप्टी सीएम तक रहते हैं। या पिछले दिनों भी, चूंकि हालिया कंटेक्स्ट है, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने तो उन्होंने अपने तरीके से एक छाप छोड़ने की कोशिश की। ये भी डिप्टी सीएम थे और उसी दौरान संभवतः वो पूरा जो अंग्रेजी वाला एक पूरा प्रकरण है जिसको लेकर के आपने विस्तार से लिखा है, उसके बारे में जरा बताएंगे। हाँ, तो मैं वही कह रहा था ना कि मुझे लगा इतने कालखंड में इस आदमी ने जो निर्णय लिए हैं ना, उसकी फार रीचिंग इम्पैक्ट है। जैसे पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से, प्रो पीपुल, मैं प्रो मतलब पुअर नहीं कहूंगा, प्रो पीपुल पॉलिसी के हिसाब से लिए हैं। उसमें से देखिए, अंग्रेजी के पहले मैं एक लोहिया जी वाला प्रकरण बहुत अच्छा बताता हूँ, बहुत अच्छा है। तो पॉल और राज को इंटरव्यू दे रहे हैं, फेमस उन्होंने चरण सिंह का सीरीज लिखा है, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट राइटर। तो वन ऑफ द लास्ट 2 इंटरव्यूज ऑफ लोहिया जी का था। उनका अक्टूबर में डेथ हो जाता है, तो 1-2 महीने जुलाई उलाई की बात है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि हम अंग्रेजी के विरोध में नहीं है, वो बता रहे हैं। तो ये जब सरकार बनी तो कहा कि 2-3 चीजें करनी है, तो उसमें एक था अंग्रेजी को हटाना है। तो 3 महीने तक कर्पूरी जी ने हटाया नहीं था। तो ये बहुत डिप्टी सीएम बन करके एजुकेशन में इनके पास था, गए तो उनको लगा कि लोहिया जी डिप्टी सीएम बने हैं, स्वागत करेंगे। लोहिया जी नाराज थे कि यार इसने कुछ काम वाम नहीं किया है। तो इन्होंने सीधे कह दिया मेरी तबीयत खराब है। और विलेज इनके सचिव थे, वो उसको आप बोल दो कि डॉक्टर साहब की तबीयत खराब है, तो बोल दिया। अरे कल तक तो ठीक ठाक थे, अभी अचानक क्या हुआ? कर्पूरी जी इंटेलिजेंट आदमी, समझ गए कि मिलना नहीं चाहते हैं, लौट के आते हैं, अपने चीफ मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, महाराणा प्रसाद सिन्हा को, और ये 2 चीजें लागू करते हैं। एक तो कहा कि पास विदाउट PWE, पास विदाउट इंग्लिश। ये किया कि भाई आप किसी सब्जेक्ट में अगर 5 सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाते हैं तो इट डजंट मीन कि आपका पूरा साल बर्बाद हो जाए। और विदेश की भाषा है, जबकि हमको हिंदी पढ़ने से नौकरी मिल सकती है, सारी सुविधाएं मिल सकती है, तो हम वो अंग्रेजों का रैलिक कॉलोनियल हैंगओवर क्यों उसको रखें? क्यों ये जरूरी है पढ़ना? इसको खत्म किया, और वो अभी तक जारी है, किसी ने उसको खत्म करने की कोशिश नहीं की है। दूसरा था कि असंचित भूमि 6.5 एकड़ तक आपकी असंचित भूमि आपने उस पर लगान माफी किया। ज्यादा किया तो भाई कुछ तो देना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक सीलिंग दे दिया। 6.5 एकड़ की लैंड अब असंचित भूमि आपकी रह गई है, खेती नहीं कर पाए हैं, तो उस पर आपको लगान नहीं लगेगा। तो ये 2 लैंडमार्क डिसीजन उन्होंने लिए हैं। और उसके बाद तो मतलब ये फर्स्ट टर्म के ये डिसीजन थे।
उसके बाद प्रो पीपल पॉलिसी में जैसे थी कि पहले क्लास 7 तक फी वेवर किया। देखिए सारा देखिए नीतीश कुमार ने जो ड्रॉ किया है सारी पब्लिक पॉलिसी सारा वहां से ड्रॉ किया है। सोशल एम्पावरमेंट लालू जी ने ड्रॉ किया है। पब्लिक पॉलिसी को ब्रॉडर स्केल पर नीतीश जी ने किया है, चाहे वो पंचायती राज सिस्टम हो, सारे जो है ना, मैं बोलता हूँ ना कि कर्पूरी जी के नर्सरी से आए हैं। अच्छे अच्छे पौधे नीतीश जी ने उखाड़ ले आए, अब कुछ खराब पौधे लालू जी ले आए। सर इसमें एक कंटेक्स्ट, चूंकि डॉक्टर लोहिया का कंटेक्स्ट आपने, और वो बहुत जरूरी कंटेक्स्ट है, जैसे आप यहाँ एक तरीके से कह रहे हैं कि वहां उनसे खफा नजर आ रहे हैं और वो मिलने की बात, मगर डॉक्टर लोहिया ने एक बहुत जरूरी टिप्पणी की है कर्पूरी ठाकुर को लेकर के, कि कर्पूरी ठाकुर टाइप के और उनके पास कैरेक्टर्स रहे होते, क्योंकि एक एंटी कांग्रेसिज्म का जो पॉलिटिक्स कर रहे थे वो लोग, तो हमने कांग्रेस को बिल्कुल धराशायी किया होता। इस तरीके का भी कंटेक्स्ट आया है आपकी भी किताब में, वो क्या है? इसमें देखिए क्या है ना कि अब पहला क्या था कि 1962 में हम जब चाइना से हार जाते हैं जी, इस बात की तकलीफ लोहिया जी को बहुत थी। और जो कम लोग कहते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी में जो इनपुट था वो लोहिया जी दे दिया करते थे नेहरू जी को। ऑलमोस्ट जब तक अलग होते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थे तब तक ये करीबी रहे हैं। जाकर के इलाहाबाद में आनंद भवन में रुकते थे और इतना स्नेह करते थे कि जो मसहरी जो लोहिया लगाते थे नेहरू जी देखने आते थे ठीक से लगी है कि नहीं लगी है। तो ये इस लेवल का था। तो हम लोग की क्वेश्चन क्या था आपका बीच में? डॉक्टर लोहिया ने कर्पूरी हाँ, एंटी कांग्रेस बहुत जरूरी टिप्पणी की है, जो उनके जब वो जिस तरीके से भी कांग्रेस से लड़ रहे थे लोग, तो एंटी कांग्रेसिज्म, तो उनका ये था कि ये सरकार जानी चाहिए। तो आप देखते हैं कि आप लगातार चुनाव हारने के बाद 64 में वो प्रयास करते हैं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और उनकी जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो मिलकर के संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बने। तो ये प्रयास करते करते 65 लग गया। सारनाथ का जब कन्वेंशन होता है वहां जाके निर्णय होता है, फिर भी पीएसपी के एक धड़ा जिसमें कि सूरज नारायण सिंह बसावन सिंह अलग हो जाते हैं, पीएसपी फिर भी रह जाती है, एक धड़ा उसका रह जाता है, लेकिन एक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बन जाती है। तो ये इनका पहला प्रयास था। फिर वो 65 आते हैं और यही पटना कर्म भूमि है जहां से गांधी मैदान से उद्घोष करते हैं एंटी कांग्रेसिज्म का कि इनकी सरकार को खत्म करना है। और इतना था। जब सरकार बन जाती है तो एक पिक्चर आता है जिसमें कि गोलवरकर, MS गोलवरकर और लोहिया जी एक साथ हाथ उठाए हुए हैं। लोहिया जी के चेहरे पर वो कंफर्ट नहीं दिख रहा है, गोलवरकर जी ईयर टू ईयर स्माइल कर रहे हैं। तो वो एक पहला एक्चुअलाइजेशन था, पहला एक्सेप्टेंस था संघ का, भारतीय जनसंघ का इनके साथ। खास करके जो नाथूराम गोडसे वाला एलिगेशन जो लगता रहा RSS का, तो फर्स्ट एक्सेप्टेंस था जो वहां से जो उनकी अनटचेबिलिटी वहां से खत्म होती है। तो इस पर काफी विवाद हुआ। मधु लिमये ने बाद में लेख लिखा। मधु लिमये ने कहा कि भाई ये क्यों किया आपने? बाद में उन्होंने लेख में लिखा कि मैं कहता रह गया कि आप मत जाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी बिगर एनिमी कांग्रेस है, अभी इसको हराना बहुत जरूरी है। इनको लगता था कि मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, हम कुछ भी करेंगे जीत जाएंगे, लगातार 4 चुनाव जीता है, इस पार्टी को हराना पहले जरूरी है। जैसे कि अभी जो पूरा कांग्रेस को लग रहा है ना कि एंटीपीजम बीजेपीजम या पूरा अपोजिशन लगी हुई है कि कैसे मोदी जी को हराया जाए। तो उस समय था कि जो कांग्रेस की सरकार है उसको हराया जाए। तो नेहरू जी तो नहीं थे, ऑफकोर्स मैंने शास्त्री जी, उस पर इंदिरा गांधी आ गई थी, तो वो चीज था। तो एंटी कांग्रेसिज्म बहुत ही स्ट्रांग था उस समय। जी, किताब के पहले चैप्टर पे आते हैं। आपने जो बाइनरी ड्रॉ की है वो बहुत, मुझे तो मतलब वो बाइनरी बहुत आकर्षित किया उस बाइनरी ने, कि पेट्रोग्राड टू पितौंजिया, और पितौंजिया जो कि अब कर्पूरी ग्राम हो गया है। तो ये आपके जहन में ये कैसे ख्याल आया कि आप पेट्रोग्राड से जोड़ेंगे पितौंजिया को, या जोड़ना चाहिए? जब कोई किताब लिखते हैं ना तो आप आउटर ऑर्बिट से शुरू करते हैं। आप केंद्र में जब आते हैं तो इस तरह से घूमते हैं आप, तब जाके केंद्र में पहुंचते हैं। तो आप सोशलिज्म पर पढ़ते हैं कि सोशलिज्म है क्या। आप 18वीं सेंचुरी से पढ़ना शुरू करते हैं, फिर आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू करते हैं, फिर आप इंडिया में आते हैं कि क्या कंटेक्स्ट है। तो वो सब आप जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ओके, फर्स्ट लैंडमार्क जो हम कहते हैं कि फ्रीडम का, पब्लिक जो भी आप कह सकते हैं, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है।
उसके बाद 1917 रशियन रिवॉल्यूशन जो लगता है, तो उसको लगता है कि आप देखिए उसमें कितनी चीजें हो रही है। हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, समाजवाद आने के लिए तैयार है, एकदम किसान मूवमेंट तैयार है, फ्रीडम स्ट्रगल अपना वो तो चल ही रहा है। तो एक साथ इतनी चीजें, और हमारे वो रशियन क्रांति का बहुत असर है। उससे बल मिला जी। कि वहां क्रांति हो सकती है, वहां आजादी मिल सकती है, तो हमको भी मिल सकती है। तो मैंने उस कंटेक्स्ट को जोड़ किया कि एक ऐसा बालक उस कालखंड में पैदा होता है कि जिसके इर्द गिर्द इतनी सारी क्रांतियां हो, तो क्रांति पुत्र है। नाम ही दिया ये चाइल्ड ऑफ मेनी रिवॉल्यूशन, कई क्रांति का वो पुत्र है। तो वो मैंने स्टार्ट किया कि फिर देखिए वो मैं उसी साल गांधी जी चंपारण आते हैं 1917, मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण आते हैं, लौटते हैं महात्मा बन करके, वहीं से लौटते हैं। उसके पहले सारी क्रांति, इसमें राम गुहा की अब किताब पढ़ेंगे जो दो गांधी बिफोर इंडिया बिफोर गांधी है, उसके बाद गांधी ईयर्स जो लिखा है 2 पार्ट में, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि कैसे पूरा अर्बन कैरेक्टर था हमारा, पूरा जो संग्राम का जो रूरल कैरेक्टर हुआ, जो मासेस कनेक्ट करती है। भले ही आप क्रिटिकल एनालिसिस हो सकते हैं कि 17 की क्रांति का बहुत असर नहीं हुआ, इवन चंपारण में नहीं हुआ, लेकिन उसके जो दूरगामी असर हुए वो बड़े हुए, मास जुड़े। तो मैंने उसको एक ब्रॉडर कैनवस देने के लिए पेट्रोग्राड से जोड़ा कि पेट्रोग्राड एक सिंबोलिज्म, किसी का आइडिया नहीं, एक कंप्लीटली मेरा आइडिया था। मैंने सोचते सोचते पढ़ते पढ़ते आया, जब आइडिया आया तब शेयर किया कुछ लोगों से, तो कुछ लोगों ने जब इंडोर्स किया तब मैं कहा कि नहीं अब लिख सकते हैं। आपने इस किताब को लिखते हुए सबसे ज्यादा किस चैप्टर में एंजॉय किया कि ये जो है मेरे दिल के बहुत नजदीक है? नहीं, ये डिफिकल्ट चैप्टर है, मतलब कि एंजॉय किया तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट है कहना। देखिए ये राइटर से लिए ये प्रश्न पूछिएगा ना तो बहुत मुश्किल है, मतलब कि समथिंग लाइक किसी पिता से पूछिए कि आपका कौन सा संतान अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। देखिए सबके अपने अपने कंटेक्स्ट थे। आप कहिए कि सबसे जो डिफिकल्ट था लिखना मेरे लिए, वो कौन सा रहा? हाँ, वो था कोटा पॉलिटिक्स। कोटा पॉलिटिक्स पर था कि एक तो उस पर जो है ना सारी बातें एक संदर्भ की थी, वर्बल हिस्ट्री ज्यादा मिल रहे थे, रिटर्न नहीं मिल रहे थे। अब देखिए इनके परिवार वालों के पास भी कहानी नहीं थी कि मैं नहीं, मुझे सरकार का नोटिफिकेशन मिल रहा था कि भैया वो जो 26% का क्या ब्रेकअप है, जो भी ब्रेकअप है उसका नोटिफिकेशन कहाँ है। नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा था तो मैं बहुत व्याकुल था कि यार मैं यही मेरा किताब का, उसी कारण से मैं किताब लिख रहा हूँ। अगर कोटा विद इन कोटा नहीं लाते शायद मैं नहीं लिख रहा होता, कर्पूरी जी उतने बड़े होते भी नहीं, ये बात सही है। तब मैं जब गया यहाँ कर्पूरी जी का मेमोरियल, सीएम हाउस से आगे जब बढ़ते हैं देश रत्न मार्ग के कोने पर एक मेमोरियल है, वहां भी इनको पता नहीं था कि यहाँ ये उन्होंने मुझे कुछ फाइल्स जिस पर की धूल भरे हुए थे वो निकाल के मुझे दे दिए कि आप देख लीजिए इसमें आपके कुछ काम का है कि नहीं। तो मैं निकाल के देखा तो जो उतनी खुशी मुझे लास्ट 10 वर्ष में नहीं मिली जितनी वो 3 पत्र देख के मिले। वो चीफ सेक्रेटरी का नाम भूल रहा हूँ, लंबा है, साउथ इंडियन नाम है, रामा बाला सुब्रमण्यम समथिंग करके, वो उनका लिखा हुआ दस्तखत किया 10 नवंबर 1978, 12%, 8%, 3%, 3%, वो पूरा का पत्र मिला। तो वो खुशी थी, और उसको चैप्टराइजेशन करना, और उसमें जो इतनी सारी चीजें जो हुई है उस सब चीज को साथ मिलाना, जैसे बेल्ची हो गया, बाइपोल हो गया, ये सारी चीजों को उसमें समाहित करना, तो वो अकेले चैप्टर 15,000 वर्ड का है। तो वो चैप्टर लिखना डिफिकल्ट था, लेकिन अदरवाइज तो सारे चैप्टर को, जैसे कि नो इंग्लिश प्लीज लिखा, मेरा था कि भाषा के प्रति जो उनका अनुराग है, नॉट जस्ट इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, आप देखिए ना कि मतलब कि जितनी भी राजभाषा परिषद भी उतनी ही अच्छी, हाँ, राजभाषा परिषद, एक मैगजीन के वो एडिटर थे, संगमनी करके एक मैगजीन आती थी, साहित्यिक मैगजीन थी, पता नहीं अब है कि नहीं है, उसकी कुछ कॉपी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहा। उसके वो एडिटर थे, जानकी वल्लभ शास्त्री के ह्यूज फैन थे, और जो 7वें 8वें में जो आदमी इतने साहित्यकारों को पढ़ गया था, उनकी लाइब्रेरी में भी जाके देख सकते हैं, वो मिल जाएगा कि किस लेवल का चीज पढ़ता था। मैं बराबर बोलता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर की हर एक मंच पर बोलता हूँ मैं, उनकी जो बौद्धिक क्षमता थी उसकी चर्चा नहीं हुई, जस्ट बिकॉज के 12th पास थे और वो उन्होंने 1942 मूवमेंट में ज्वाइन करने के कारण वो ड्रॉप कर दिया था एजुकेशन, तो चूंकि उनकी डिग्री नहीं थी एज सच, तो लोग चर्चा नहीं करते हैं। इंटेलेक्चुअल चीफ मिनिस्टर की बात होती है तो श्री बाबू तक बात आके रुक जाती है,
ऑफकोर्स के विषय की भी चर्चा होती है उसमें, लेकिन मूलतः उसके बाद आप बात करते हैं ऑफकोर्स प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की आप चर्चा जरूर करेंगे उसमें, लेकिन उसमें उनके कंटेम्पररी उनके टाइम में उनकी चर्चा नहीं होती थी कि इनका इंटेलेक्चुअल कैलिबर, दो आदमी का इनका कपिल देव सिंह का। कपिल देव सिंह तो मैट्रिक पास ही रह गए, अनस्कूल्ड, जेल चले गए फ्रीडम मूवमेंट के, लेकिन इतना पढ़े कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको एक बार कह दिया था कि बउआ इतना ज्ञान कैसे संभालते हो छोटे से कंधे पर, जब वो गोरखपुर में कहीं बोल रहे थे। तो कर्पूरी जी उसी कैलिबर के आदमी थे, वो पढ़ना जानते थे। प्रेम कुमार मनी का एक जबरदस्त, इस किताब में नहीं है शायद, मैंने पहली किताब में लिखा है, वो धर्मशास्त्र की किताब थी, किसी बड़ी दाम था उसमें, तो इन्होंने EMI पर बात की थी और एक ही कॉपी थी। तो जब ये डिस्कशन हो ही रहा था, किताब वाला मान भी गया था, उसी समय एक इन्वेस्टर कार रुकती है, एक नाटा सा आदमी उतरता है, बहुत सारी किताबें लेता है, उसमें धर्मशास्त्र लेके चला जाता है। तो फिर मुझे इन्होंने लगा कि मेरी प्रेमिका का लगता है किसी ने हरण करके लेके चले गए, ऐसी अनुभूति हुई। प्रेम कुमार मुनि ने कहा इस चीज का, तो ये दिखाता है कि वो आदमी कितना पढ़ता था। सर आज दुनिया तो इन्हें कर्पूरी के तौर पर ही जानती है, मगर आपके किताब को पढ़ते हुए कई बार हम लोग के जहन में ये सवाल आता है कि सर बार बार ये संतोष सिंह इसको कपूरी क्यों लिख रहे हैं। हाँ। और बाद के समय में हालांकि वो धीरे धीरे क्लियर होती है कि वो कर्पूरी हुआ, और कर्पूरी के किस तरीके से उनका संभवतः रामानंदन मिश्रा करके एक कैरेक्टर हैं जो कि उनके स्कूल पहुंचते हैं और वहां वो बोलने का मौका मिलता है, एक्सटेम्पोर बोलते हैं, वो कंटेक्स्ट जरा बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग। कंटेक्स्ट ये था ना कि क्लास 8 में शायद थे वो, तो एक फ्रीडम मूवमेंट में एक डेलीगेशन लीड कर रहे थे। तो एक डेलीगेशन लीड करके रामानंदन मिश्रा और बड़े बड़े नेताओं का, समाजवादियों और फ्रीडम फाइटर्स का भाषण होना था कृष्णा टॉकीज, इसलिए टॉपिक का चैप्टर का नाम ही मैंने कृष्णा टॉकीज लिख दिया। कृष्णा टॉकीज समस्तीपुर के प्रांगण में होना था, बाहर में। तो इनको कुछ लड़कों ने कहा कि तुम चूंकि प्रतिनिधि मंडल को लीड कर रहे हो तो तुम भी बोलो, कुछ प्रस्तावित नहीं था। ये बच्चा गया, क्लास 8 में कितना उम्र रहा होगा, 12-14 साल रहा होगा, जो भी रहा हो, 14 साल मान के चलिए। गए हैं, जाते हैं तो बहुत ही ओजस्वी भाषण देते हैं फ्रीडम। और उस भाषण का तो कोई टेक्स्ट मिलना मुश्किल है, लेकिन बहुत, तो उनके भाषण से रामानंदन मिश्र बहुत प्रभावित हुए, जिनका कि बहुत असर रहा उनके जीवन में बाद में। तो रामानंदन मिश्र बुलाते हैं, पूछते हैं बुआ क्या नाम है, तो बोला कपूरी। कपूरी? कपूरी तुम थोड़ी हो, तुम कर्पूरी हो, तुम्हारी खुशबू दूर दूर तक फैलेगी और टिकेगी भी। तो वो उसके बाद से कर्पूरी हो गए, लेकिन हालांकि सर्टिफिकेट में उनका 12th तक कपूरी ही है, लेकिन अब लैंग्वेज में लोगों ने कर्पूरी शुरू किया। उनको ये इनके शिवानंद तिवारी के, रामानंद तिवारी उनके पिताजी जीवन भर कपूरी बोलते रहे, कभी कर्पूरी नहीं बोला, कपूरी जी। उस कंटेक्स्ट पर आएंगे क्योंकि वो एक जरूरी कंटेक्स्ट है रामानंद तिवारी का। और सर हमारी जो पूरी पीढ़ी है वो रील देखने में मर रही है, खप रही है। आप जब किताब लिख रहे हैं तो आपको लगा कि ये जो अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, वो लोग किताब पढ़ेंगे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतनी जल्दी आपका पहला एडिशन खत्म होने वाला है लगभग, और दूसरे एडिशन के लिए साथ साथ ट्रांसलेशन का भी काम चल रहा है। तो आपको लग रहा है कि किताबें पढ़ रहे हैं लोग? एक वर्ग है, और जनरली लोग क्या कहते हैं ना कि युवा वर्ग को कंडेम करते हैं। मुझे सबसे अधिक खुशी तब होती है जब 20 से 25 साल के बीच का बालक लड़का मुझे फोन करके कहता है कि सर मिलना चाहता हूँ, आपकी किताब पढ़ी है, या ऑटोग्राफ चाहिए, सेल्फी लेना है। जेन जी, हाँ जो भी, जो आप जो टर्म में बोले। तो और एक लड़का है, उसका मैं नाम लेना चाहूंगा, अमर्त्य विक्रम सिंह, उत्तर प्रदेश का एक लड़का है। वो पिछले 4 वर्षों मेरी किताबों को पढ़ता है। एक किताब लिखता हूँ तो पूछता है कि अगली क्या लिख रहे हैं। तो उसको वो ये है, तो उसने अपनी कहानी बताई कि उसने कैसे किताब पढ़ी। अमेजन पर किताब आती है, एंड ही वुड बी वन ऑफ द फर्स्ट बायर्स। ही कैन नॉट क्लेम कि ही इज द फर्स्ट बायर। ऑर्डर किया, किताब आती है, पूरा स्नान करके पूरा, और खाना वाना खा के किताब लेके बैठा। और उसके बाद उसने दूसरा स्नान तभी किया जब किताब संपन्न हुई। बोला 2.5 दिन में मैंने किताब खत्म की। का बाद में भरूंगा फिर से, लेकिन एक बार मैं पूरा एक सरपट पड़ गया। तो ये रील्स, अब देखिए रील्स क्या है ना कि बहुत एडिक्टिव है सर रील। नहीं, एट्रैक्टिव क्या, डिस्ट्रक्टिव भी है। एट्रैक्टिव है, हाँ एडिक्टिव है, यस। तो मैंने रील देखना बंद कर दिया लास्ट 10 दिन से मैंने देख रहा हूँ। जो वीडियो आते हैं वो देख लेता हूँ मैं, अगर वीडियो पोस्ट है, लेकिन रील जो अट्रैक्ट करता है वो मैं हाथ जाते तो रोक लेता हूँ। तो मेरा पहला विजय है।
अच्छा। ऑफ कोर्स अटेंशन स्पान, लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक वर्ग है जो अभी भी पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। आपको बधाई देने वाले बहुत मिलेंगे, कंग्रेचुलेसन। ये मैं बता रहा हूँ यार, जेएनयू में डीयू मेरा लेक्चर है, जो सुनने आए हैं तो लोग लिखता है कंग्रेचुलेसन, थैंक यू सो मच। भैया आप आइए तो सही, अपने चार दोस्तों को आप ये लिखिए कि सर मैं तो पटना में रहता हूँ, चार दोस्तों को दिल्ली को बोल दिया है, उससे ज्यादा मुझे खुशी होगी रादर देन की यू सेइंग कंग्रेचुलेसन। हो गया भाई, 4 किताबें लिख लिया, कंग्रेचुलेसन आपका मिल गया, पाठक ही बनाते हैं लेखक, थैंक यू सो मच। लेकिन किताब पढ़ने की आदत डालिए। और कोई किताब आप देख रहे हैं कि आज मैं एकेडमिक वर्ल्ड के गेट पर इसीलिए हूं कि मैं एक नरेटर की तरफ मैं कहानी कह रहा हूं, और उनकी बातों को, गंभीर बातों को मैं कहानी की शक्ल में कह रहा हूं, वो उनको भी पसंद आ रही है। मैं तो बोलता हूं कि आई एम ए स्टोरी टेलर एट द गेट ऑफ एकेडमिया। वो गेट खोल के मुझे देख रहा है कि कोई आया हुआ है, वो कहाँ से वो ड्रॉ कर रहा है, वो क्रिस्टोफर जेफरी को कोट कर रहा है, वो मतलब फ्रेंसिन आर फ्रेंकल, एमएससी राव की चर्चा कर रहा है। दे मस्ट बी सीरियस, ऐसा नहीं कि खाली एनेक्डोटल लिख रहा है। तो एक वर्ग है, नॉट जस्ट की रिसर्चर, स्टूडेंट, अगर आप स्टोरी टेलर हैं तो लोग सुनेंगे। आप ज्ञान देने के उद्देश्य से कोई किताब लिखी जाएगी, कार्ल मार्क्स ने भी नहीं सोचा होगा कि हम दास कैपिटल है, वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हेजल के साथ जो लिखा वो उसके साथ वो पढ़ी जाएगी, वो कालजयी हो जाएगी। उन्होंने भी एक थ्योरी के हिसाब से कंसेप्चुलाइज किया होगा, उसमें डेप्थ था। तो पसंद की दुनिया की सारी किताबों की यही कहानी होगी। तो इस माइंड को एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर उस तरीके से आप लिखेंगे किताबें तो पढ़ी जाएगी। अब कहानी की शक्ल में रखिए, एक ग्रिपिंग है, आपने भी उठाई होगी तो एक सप्ताह में खत्म कर दिया होगा। बहुत लोगों ने कहा कि 4 दिन पर फिनिश किए या 15 दिन फिनिश किए। कंटेंट नहीं रिटेन करेंगे आप, लेकिन उसकी स्टोरी लाइन आपको पसंद है, तो वो मैं उस फॉर्मेट में स्टिक करता हूँ। सर, हमारी जो पीढ़ी है और जो समाजवादी राजनीति या हालिया राजनीति से जिसका जुड़ाव है, वो शिवानंद तिवारी को जानती है, उनको पढ़ती है, सुनती है अपने तरीके से। मगर उनके पिता भी जो रामानंद तिवारी रहे, वो फायर ब्रांड समाजवादी नेता रहे और कर्पूरी ठाकुर से उनके बहुत मधुर संबंध भी रहे, बाद के दिनों में कटु भी रहे, कटु हो गए। तो वो भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा, चाहत और कर्पूरी की वजह से बनते बनते रह गए। वो कंटेक्स्ट भी एक जरूरी कंटेक्स्ट है, क्योंकि समाजवादी राजनीति में के माध्यम से होते हुए पिछड़ावाद की राजनीति की भी एंट्री हो रही थी देश में, प्रदेश में। और रामानंद तिवारी तो पिछड़ों की राजनीति जरूर कर रहे थे, मगर थे अगड़े ही। वो कंटेक्स्ट जरा एक बार बताएं। देखिए क्या है ना कि समाजवाद में अब जाति की चर्चा होती है ना, तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। जो पाठक के तौर पर आप उनको पानी पांडे कहा जाता था, इतने अच्छा, रामानंद तिवारी को कि बक्सर स्टेशन पर पानी पिलाने का काम मिला हुआ था। अच्छा, तो पानी पांडे बोलते थे। तो हालांकि तिवारी लिखते हैं तो उनका सरनेम वो लोग पेडली पांडे, तो उनको पानी पांडे लोग बोलते थे। उन्होंने मतलब लोगों के यहाँ रह करके भी छोटे छोटे काम जो करते हैं ना, वो सब काम भी किए हुए हैं। तो वहां तब तक तो जाति नहीं थी, जाति श्रेष्ठ था। ब्राह्मण होने से यही हुआ कि आपको समाज में रेस्पेक्ट मिलता है, उसके कारण से वो सब था, लेकिन गरीब थे। यहाँ का कंटेक्स्ट ये है कि 69 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के वो स्टेट प्रेसिडेंट है। आप जानते हैं स्टेट प्रेसिडेंट एक हायरार्की में बड़ा होता है, तो वो ऑब्वियसली नेता माना जाता है। तो जब 69 में बनने की बात आई तो उन्होंने कर्पूरी जी से सलाह ली। तो कर्पूरी जी ने कहा कि क्या आप जनसंघ के साथ बनिएगा, ये वो ले गए तो मना कर दिया उनसे। अब कर्पूरी जी और यही दोनों बड़े बड़े नेता थे, उनसे सीनियर ही, रामानंद तिवारी सीनियर ही थे। तो उस समय उनके कहने पर विस्तार से उन्होंने पत्र लिखा है। इनफैक्ट उस चैप्टर की शुरुआत उन्हीं के पत्र से मैंने किया है, ताकि मुझे कुछ नहीं माना, लेट रामानंद तिवारी स्पीक। वो वहां कहते हैं। फिर दूसरा वाकया आ जाता है 70 दरोगा राय के बनने के पहले, कि अब आता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें कर्पूरी जी मान गए कि चलिए 3 प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग ज्वाइन करते हैं इन लोगों को। बोला कि नहीं अब हम लोगों में कुछ लोग समाजवादी आ गए हैं। तो लोग कहता है कि वो कहते हैं रामानंद तिवारी कि तीन समाजवादी आने से कैरेक्टर इसका ये चेंज हो गया क्या? ही वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार होता है। इसी बीच में दिल्ली से इनकी चर्चा होती है, एक डेलीगेशन आता है, कर्पूरी से मिलता है, बिना रामानंद तिवारी को कॉन्फिडेंस में लिए अपने आप को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर देते हैं। ये बात में
तो बाद में वो जो दरोगा राय के बाद की एक पहले और एक दरोगा राय बनने के बाद वो जो खुद कर्पूरी जी बनते हैं, उसमें रामानंद तिवारी को बनना चाहिए था। तो वो जो दंश है ना, वो कभी नहीं भूल पाए। और ये पूरे चैप्टर में, पूरे कर्पूरी जी के लिखने में सबसे जो कमजोर पक्ष जो उनका व्यक्ति का मिला, वो उनका यही पक्ष मिला। मुझे लगा ये पक्ष भी पब्लिक डोमेन में उतने ही सबल तरीके, हम किसी की बायोग्राफी लिखते हैं तो ऑफकोर्स व्यक्ति की विशेषताएं तभी तो लिख रहे हैं, अदर बायोग्राफी क्यों लिखी। ये हेजियोग्राफी नहीं हो जाए, प्रशस्ति नहीं हो जाए, जानबूझ की कंससली नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड है, वेल डॉक्यूमेंटेड है। ये चिट्ठी अपने आप में सब कुछ कहती है। तो वो एक पक्ष था जिससे कि बहुत सारे प्रश्न भी उभरते हैं कि जस्ट बिकॉज कि उनका सरनेम तिवारी था तो उनका नहीं बनना चाहिए था। तो समाजवाद के लिए भी ये प्रश्न था कि वो अगड़ा भर से पिछड़ा उसके अंदर में भी चलता था। तो ये कुआपों की स्थिति थी। तो ये कटुता हमको लगता है जीवन भर तकरीबन रह ही गया। सर इसमें एक कंटेक्स्ट, जैसे आपने 13th जो चैप्टर है उसमें द फैमिली मैन, और किस तरीके से जो रामनाथ ठाकुर आज जनता दल यूनाइटेड के वाया सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं और राष्ट्रीय जनता दल में भी रहे, मगर कभी उनकी भी जो इच्छा थी, क्योंकि वो लगातार उनके साथ रहे और राजनीति में या किन्हीं लोगों ने उनसे टिकट भी मांगा तो उन्होंने वो बिदक गए, और वो कंटेक्स्ट जरा बताएंगे आज के दौर में जबकि उनकी पॉलिटिक्स को ही कैरी फॉरवर्ड करने वाले लोग बिल्कुल परिवारवाद में डूबे हुए हैं। और कर्पूरी ये देखिए 1971 से जब इंटरमीडिएट पटना साइंस कॉलेज से पास कर जाते हैं रामनाथ ठाकुर, तो ऑफकोर्स पिता के आसपास आप बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं, चमक दमक देख रहे हैं। आपके पिता डिप्टी सीएम रह चुके हैं, एक बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो आप वो जलवा देख चुके हैं। और प्लस आपको राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी, साथ में घूम रहे हैं, तो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी। तो इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो ये 71 से ही 71 जब से काम तभी से लिखी। बीच बीच में बोलते थे तो कर्पूरी जी बोलते थे नहीं, ये सही नहीं है। तब लास्ट में बहुत दिन काम किए, उनको अपना फ्रस्ट्रेशन था। तो 85 में कुछ लोगों में खास करके रामजन राव भी थे, अभी 93 ईयर्स के हैं, मंझोल में रहते हैं, बड़े समाजवादी नेता उस समय के। तो रामजन राव ने प्रकरण मुझे बताया था। तो 85 के चुनाव में तो उन्होंने कहा कि हम लोग डिसाइड किए हैं कि रामनाथ को भी टिकट दिया जाए। तो बोला कौन रामनाथ? बोला अपना रामनाथ। तो बोला ऐसा कीजिए, या तो उसी को लड़ा लीजिए, या हमको लड़ाइए या उनको लड़ाइए। मतलब ये इंदिरा गांधी का वंशवाद, नेहरू का वंशवाद, मेरा वंशवाद नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। तो ये नहीं है। तो उनके आप देखिए कि जीवन पर्यंत तक वो पॉलिटिक्स में नहीं आए, और बाद में हालांकि कुछ मृत्यु के कुछ महीनों बाद ही 88 में वो एमएलसी बन जाते हैं, है ना। तो वो ये कहानी ये थी। लेकिन उनके जीवन काल तक वो डायनास्टिक पॉलिटिक्स के अपोज्ड थे। और ये रिग्रेट में, रामनाथ रिग्रेट्स मैंने चैप्टर ही है, वो बोलते भी हैं, आप ऊपर मन से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, लेकिन बोलते हैं कि दो रिग्रेट्स है, मुझको राजनीति में नहीं आने चाहिए थी और अपना पितौंजिया वाला घर नहीं तोड़वाना चाहिए था। बहुत जरूरी कंटेक्स्ट है कि वहां पर फणीश्वर नाथ रेणु के परिवार ने जिस तरीके से उनकी संभाल रखा, मैंने तुलना किया है, उन्होंने बचा के रखा है। दक्षिणेश्वर उनके बेटे हैं, उनसे चर्च में आप बराबर बातचीत होती रहती है। तो उन्होंने बोला कि पीछे हमने बनाया है, लेकिन पिताजी का जो बैठक खाना था उसको मैंने वैसा ही रखा है, और आगे दरवाजा जैसा था उसको वैसा ही रखा है। और वैसे देख करके लोग आते हैं, ज्यादा खुश होते हैं राधा दिन की कोई पक्का बना लिया होता, उससे खुशी नहीं होती। सर आज आरक्षण को लेकर के जिस तरीके की एक बहस छिड़ी हुई है, मगर ये सारी चीजें आप दूसरा चैप्टर जो आप उठाते हैं, सरस्वती, त्रिवेणी और फ्रीडम स्ट्रगल, वो कंटेक्स्ट जरा बताइए। नहीं, ये देखिए बहुत लंबा कंटेक्स्ट है, उसमें आप संक्षेप में। हाँ, मतलब सोशल चरण जब शुरू होता है ना जी, तो सामाजिक क्रांति होती है। तो आप देखिए 19वीं सेंचुरी में, अब देखिए क्या होता है ना कि पहले जाति की सभाएं बनती थी, है ना, कन्फेडरेशन बनता था कास्ट के। अब जब उनकी एम्बिशन कंप्लीट नहीं हुए तो सेनाएं बन गई, है ना, लौरिक सेना, रणवीर सेना, है ना, पांडव सेना, भूमि सेना, ये सारी सेनाएं बनी। आप वो कालखंड देखा तो वो क्या दिखाता है कि वो चीजें जो जमीन को लेकर के
पोजीशन को लेकर के, इंटाइटलमेंट को लेकर के जो विवाद था, वो कहीं ना कहीं वो फुलफिल नहीं होता है। कांग्रेस जितने मूवमेंट आती, त्रिवेणी संघ जैसे संगठन आते हैं उसको कोऑप्ट कर लेता है। आर एल चंदा पूरी शुरुआत करते हैं कि भाई पिछड़ा वर्ग के लिए संघर्ष के लिए कुछ कुछ किया जाए, तो कुछ दिन के लिए चलता है। जनेऊ आंदोलन होता है, ये सारी चीजें होती है, सोशल चर्न होता है, लेकिन उसका प्रतिफल नहीं मिलता है। शाहजानंद सरस्वती बेचारे संघर्ष करते करते मर गए, लेकिन अब उनके जीवन काल में तो उनको ड्यू नहीं मिला, वो नहीं हुआ। बाद में भले ही आपने जमींदारी लागू किया, लेकिन एक पूरा एक आप देखिए एक वाइड स्पेक्ट्रम को किस प्रकार से उन्होंने ये किया। अब इतनी बड़ी पर्सनालिटी बने, आप देखिए, अब जब भी किसान मूवमेंट की बात होती है तो उनसे शुरू होती है, उनसे ही हमको लगता है उन पर खत्म हो जाती है। उनसे बड़ा कोई फ्रीडम किसान का नेता कोई नहीं हुआ। तो वो सारी चीजें हुई, लेकिन अब रिजर्वेशन तक पहुंचते पहुंचते इसीलिए हुआ कि अब देखिए कि अब जब अब जेफरी विट्सो की जब डेमोक्रेसी अगेंस्ट डेवलपमेंट जेफरी विट्सो ने लिखी है, उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छी, उन्होंने बिहार में रहकर डेमोक्रेसी अगेंस्ट डेवलपमेंट किताब लिखी है। तो उन्होंने पोस्ट कॉलोनियल एंड टू सम एक्सटेंट प्री कॉलोनियल भी, पोस्ट कॉलोनियल जो चेंज होता है बिहार की पॉलिटिक्स में, कॉबेल्ट की पॉलिटिक्स में, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, उस चीज को बहुत ही बढ़िया से दर्शाया है। तो खास करके तब लगा कि इसीलिए तो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की बात करते थे डॉक्टर लोहिया कि भाई ये पीछे छूट गया है, इसको सहारा दो। तो पहला कंसेप्ट ये था, तो रिजर्वेशन वहीं से हुआ। तो फिर जाकर के जब कुछ लोगों को मिला, तो जब कर्पूरी जी आते हैं, कर्पूरी जी का 78 है, तो अब मुंगेरीलाल कमीशन जब 1971 में सेटअप होती है, तो ये आता है कि ये एक जगह तक आकर के रुक जा रहा है। एक सर्टन कास्ट है, ग्रुप ऑफ कास्ट हैं, उन तक ही पहुंचा, नीचे तक फिल्टर डाउन नहीं कर रहा है। तो क्या इसका सब कैटेगराइजेशन होता है? ये उस समय इन्विसाज किया। तो मुंगेरीलाल कमीशन ने जब रिपोर्ट दिया, तो अब देखिए कांग्रेस अभी देखिए बहुत ही मतलब एक तरह से हास्यास्पद लगता है कि राहुल गांधी जी बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में। वो बताएं कि पास्ट में पिछले 50 वर्ष में उनकी पार्टी का क्या स्टैंड रहा, चाहे काका कालेलकर कमीशन को लेकर के रहा, इवन मुंगेरीलाल कमीशन, वो भी कांग्रेस समर्थित कमीशन था, और इसको सबमिट किया था जब जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे 1976 में। तब उन्होंने क्यों किया? वाई टुक ये क्रेडिट कर्पूरी ठाकुर क्यों मिला? वो 2 साल के बाद वो आते हैं, 78 मतलब 77 में आते हैं, लागू करते हैं, 2 साल के बाद करते हैं। तो ये उन्होंने किया। तो कांग्रेस ने बहुत सारी हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी मिस की। उनको लगता था कि हमने एक सोशल कम्बिनेशन बना लिया है, उसी से मेरा काम चल जाएगा, हमारा कोई विरोध नहीं है। तो उन्होंने एक बनाया नॉट रीडिंग सोशल पल्स, जेपी टू बीजेपी में एक चैप्टर लिखा है कि सामाजिक पल्स को, जो नाड़ी को जो है ना, वो धड़कन को या नाड़ी को जो कहिए, वो समझ नहीं पाए। उनको लगा है कि सर्टन कास्ट ग्रुप है, उसका एक कंग्लोमरेशन बन रहा है, उससे हमको 38-40% वोट मिल रहा है, काम चल जाएगा। लेकिन ये चीज तो होना था। अब तो आप वो देख रहे हैं, वो डिफरेंट फॉर्म में। आज हम रोजी कमीशन की बात कर रहे हैं, कैटेगराइजेशन की बात कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी शेड्यूल कास्ट में सब कैटेगरी, भले ही सरकार उसको नहीं माने, अलग बात है, लेकिन अब ये विमर्श में आ गया ना कि भाई तो हमको मालूम है, कह रहे हैं ना वो दुष्यंत कुमार के, हमको पता है कि पानी कहाँ ठहरा होगा। तो इस सेंस में भी कह सकते हैं कि कुछ जगह आकर के सर्टेन लोगों तक बात बेनिफिट्स रुक जाती है, तो उसको फिल्टर डाउन करने की जरूरत है। रोक सकेला कि बीच बीच में रोकले बड़ा मतलब से चलते बाटे खत्म हो जाए ना, कैसे सामने आ जाए शुरू करा सर। इसमें जो 11th चैप्टर है आपका, हाउ द कास्ट इज कैचिंग अप, क्योंकि हम सभी लोग बतौर रिपोर्टर, बतौर जर्नलिस्ट या सामाजिक प्राणी के तौर पर भी जाति को यथार्थ के तौर पर भी देखते हैं और समुच्चय के तौर पर भी पाते हैं कि समाज में ये अपने तरीके की कठोर या कड़वी सच्चाई है। मगर भारत की जो राजनीति थी या समाजवादी राजनीति थी, उसमें कास्ट की वैसी भूमिका शायद नहीं थी कि अभी की तरह संख्याओं को उस तरीके से जोड़ना और जातियों को जोड़ना, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद कर्पूरी ठाकुर ही ना उभर करके इस तरीके से नेता बने होते, या मधुली में या जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग आकर के बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। तो ये कैसे कास्ट की पॉलिटिक्स आपके लिए भी बहुत, मुझे लग रहा है कि इंटरेस्टिंग होगा जब ये इस चैप्टर को आप लिख रहे होंगे कि कैसे आज के, क्योंकि अंतिम समय में ऐसा लग रहा है कि कर्पूरी ठाकुर के हाथ से भी सारी चीजें छूट रही हैं और
कथित तौर पर जो दूसरी पिछड़ी जातियां हैं वो असर्ट कर रही हैं अपनी आइडेंटिटी को। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? देखिए कर्पूरी ठाकुर जब 77 में बनते हैं तो उसमें उनके समर्थन में यादव लीडरशिप का अच्छा समर्थन है, लेकिन कहीं ना कहीं यादव असर्सन शुरुआत हो जाता है। लीडरशिप नहीं थी उनकी, ऐसे नहीं, वो नहीं मिला था जिस पर कर्पूरी ठाकुर के स्टेचर के नेता नहीं थे, लेकिन अब वो असर्सन नहीं, उन्होंने सपोर्ट इसीलिए किया एक ओबीसी आया। कर्पूरी ठाकुर कभी भी इस तरह से नहीं आए, ओबीसी फेस कर सकते हैं, वो एक ईबीसी नेता के रूप में नहीं आए, बाद में बना दिए गए, लेकिन ईबीसी वो जननायक थे। वो तो कहते थे कि भाई मेरा गांव देख लो ना, चारों तरफ प्रकाश टिगरा, में तो 32 दांतों के बीच में जी हूँ। वो सोशल असर्सन मतलब उस तरह से स्टार्ट होता है। हम बात कर रहे थे, आपका मूल प्रश्न क्या था? हाउ कास्ट इज कैचिंग? हाँ, कास्ट इज कैचिंग अप। हाँ, तो वो जो लैंडमार्क है ना वो 80 है। 80 में जब वो 70 चला, फिर 80 में चुनाव हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है ना यादव लीडरशिप का डोमिनेंस, असेंबली में प्रेजेंस बढ़ जाता है। और इनके समय में देखिए 3 अनूप यादव, विनायक यादव, गजेंद्र हिमांशु, 3 बड़े यादव नेता थे, और इनके रहते लालू जी का उभार होता है। इसी पर नीतीश जी ने मुझको कहा था कि भाई हम लोग इसीलिए लालू जी को समर्थन किया, हमारी पीढ़ी में पावर आ गया, लालू जी हमारे मित्र हैं, मैं कोई काम उनको कह सकता हूँ बराबरी से, सीनियर को करने में हिचकिचाहट होती, हम सत्ता को अपनी पीढ़ी में ले आए। तो वो ये 90s की बात हुई, तो वो 80s में था कि असरसन शुरू हुआ। और फिर जब वो चरण सिंह की एंट्री होती है 77 में, फिर बिहार की पॉलिटिक्स में आते हैं, लोक दल बनता है, तो उस समय कर्पूरी ठाकुर वर्सेस चरण सिंह का विवाद भयंकर होता है। खासकर रामविलास पासवान दूध बना के भेज जाते हैं, और वो उनको लगता है कि यार 43 में 45 में 20। वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग कंटेक्स्ट के तौर पर आता है, रामविलास पासवान के कैसे उन्होंने झुठला दिए है, हाँ, जानने वाली पूरी बात है वो भी। हाँ, अपने ये जो पासवान जो है ना, ये जो ये क्या कहते हैं, मुजफ्फरपुर वाले, जो नाम भूल रहा हूँ, जिनको डिप्टी स्पीकर बनाते हैं, वो शिवरंजन पासवान। हुआ क्या था कि 23 थे 45 एमएलए में, उनको लग रहा है कि यादव का डोमिनेंस है। तो अब देखिए कि रामजीवन बाबू प्रकाश से वो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, कर्पूरी ठाकुर ओबीसी हो गए चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने बोला कि एक यादव को बना दो भाई स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। तो रामविलास जी को कहा कि हाँ हो जाएगा। अचानक पत्र में देखते हैं, अखबार में, तो पता चला शिवरंजन पासवान का नाम पर होते हैं। तो रामविलास पासवान फोन करते हैं कि अखबार में पढ़ा, तो वो लोग कर्पूरी ने कहा आपने ठीक ही पढ़ा होगा। तो इनको ये हो जाता है, काफी खुन्नस हो जाती है, दुखी हो जाते हैं, और वो बात होती है कि इनको हटा देने की, इनको हटाया जाएगा। लेकिन उसी लीडर ऑपोजिशन के तौर पर उसी बीच में उनको माइल्ड हार्ट अटैक आ जाता है, फिर बात आई गई हो जाती है। फिर 87 में तो चरण सिंह ही गुजर जाते हैं, तो सारी बातें खत्म हो जाती है। और किस प्रकार से उनको 88 में हटाया जाता, नहीं 87 में हटाया जाता है, 6 महीने के बाद तो उनका डेथ ही हो जाता है। और उस कई महीनों तक उनके जीवन काल में कोई लीडर ऑपोजिशन नहीं बना। लालू जी 90 में बनते हैं, बाद में एकदम खाली रहा वो स्लॉट। वो जो दर्द था उनको हटाने का, तो वो एक जो वो जो मैंने दिखाया है कि 84 के हार के बाद गांव में जा रहे हैं, गाय दूह रहे हैं, लेकिन ना दूध निकलता है ना वोट मिलता है, वो हार जाते हैं। दलेल चक भगोरा का मैंने सीन का दृश्य किया है, 87 का, गलती से उसमें 86 छप गया है, 87 का कांड है, करेक्ट हो जाएगा। तो उसमें आप कोने में खड़े हैं, इनको गालियां दी जा रही है एक तरह से कि कौन नेता आ गया या ये हो गया। अचानक वो ईबीसी नेता के रूप में उनको वहां से भगाया जाता है कि भाई बचाया जाता है। तो उनके लिए खराब स्थिति थी। तो अचानक वो एक जननायक कैसे ईबीसी के रूप में रेलीगेट हो जाता है, ये ऊहापोह की स्थिति दिखती है वहाँ। जी, हालांकि जो जननायक बनने की पूरी यात्रा है, और एक किंवदंती के तौर पर वो पूरा कंटेक्स्ट भी आता है कि कैसे वो 10वीं पास होने के बाद, क्योंकि उनका गांव जो था वो तरीके से राजपूत बहुल गांव रहा, और उसमें वो लोग ला करके कहीं से संभवतः राजस्थान वगैरह से बसाए गए थे। और जब वो 10वीं पास करके उनके पिता उनको उसी गांव के उस लाट साहब की हवेली तक लेकर के जाते हैं, तो ये लाट साहब के यहाँ नहीं गए हैं। हाँ। वो ये गए हैं बगल के गांव के जमींदार हैं जिन्होंने बाद में उनको पढ़ने लिखने में मदद किया है। तो जाके कहते हैं कि भाई जो भी संबोधन देते होंगे ठाकुर साहब, मालिक, या जो भी कहते होंगे, मुझे पता नहीं क्या कहते थे,
जब उन्होंने कहा कि हमर कर्पूरी पास कर गए, सेकेंड डिवीजन किए थे, तो बोला अच्छा पास कर गए, आओ गोड़ दबाओ, पैर दबाओ। तो मतलब सो वॉट भाई, आप पास कर गए तो कहा गया तुम जो करते हो करो। तो उस पर अब है कि रामानंद तिवारी बोले, ये शिवानंद तिवारी बोले कि उसमें विरोध करना चाहिए था। मैंने बोला बाबा आप कर सकते थे, वो कर्पूरी ठाकुर थे, वो नहीं कर सकते थे। तो जो एक एसिमिलेशन है ना, जो सामंजस्य जो उन्होंने सीखा, वो अपने परिवेश से सीखा। वो तो उनको कोई असर नहीं पड़ता था ना, उन्होंने वो चीज झेला हुआ था, तो उस चीज को उन्होंने अपने एक पॉलिटिक्स का पार्ट बना लिया था। उनके लिए कोई बहुत, लोगों के लिए लगता था कि यार ऐसा आदमी है, नहीं, उनके मेक में आ गया था, उनके सोशल मेक का वो पार्ट था। वो समझ गए थे कि ये सोशल चर्म स्वीकार होगा। वो बोलते भी थे कि मैं सिर्फ अपनी जातियों की वोट छोड़ी, मेरी जातियों की संख्या क्या है, मैं अगर लोगों ने जननायक बनाया जो कहा, तो मेरी एक्सेप्टेबिलिटी के कारण बनाया, ये कारण था। तो वो भी मानते थे कि उनका वोट भी सबको मिलता है। लेकिन जब आज आप बिहार और देश की राजनीति को तरह तरह से रंग बदलते हुए देखते हैं, तो आपके ज़हन में क्या ख्याल आता है बतौर एक राइटर जर्नलिस्ट, जो ग्राउंड पर बहुत सारे लगता है कि ये इश्यूज होने चाहिए, इन पे हमें बात करने की जरूरत है, या रिपोर्ट बिहार की जब कभी बात आती है तो हमेशा था से शुरुआत करनी पड़ती है हम लोगों को? तो आपके ज़हन में क्या सवाल आते हैं? ये बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि ये ओवरडू ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स ऑफ सरनेम्स बहुत ज्यादा हो गया। अब एक दौर था संस्कृताइजेशन का दौर था, जब अपर कास्ट का सरनेम लेने के लिए लोग दौड़ रहे थे। 50 के बाद रिजर्वेशन जब आया, और जब ओबीसी पॉलिटिक्स से उभार होता है, तो लोग अपने सरनेम की तरफ वापस आ रहे हैं, बहुत ही प्राउडली बोल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये एक नेताओं तक ही सीमित है, ये उनके वर्ग तक में वो जाए, वो सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ एम्पावरमेंट ट्रांसफर करे, तब कोई बात बने। ये सिर्फ प्रतीक की बात नहीं रही, ये प्रतीकात्मक होकर के कि आपको सर्टेन लोग अब एम्पावर हो गए, उससे काम नहीं चलने वाला है। और दूसरी बात ये लगती है कि हम बराबर अपनी ग्लोरी की बात करते हैं, हम सीधे चले जाते हैं एंशिएंट काल में, चाणक्य, मगध, चंद्रगुप्त, ये तक जो भी विक्रमशिला और ये नालंदा की बात हम करने चले जाते हैं, और हम उस बीच में जो कालखंड है वो हम नहीं बात करते हैं। अभी हम लास्ट 100 साल में क्या कर सकते थे उसकी चर्चा नहीं करते हैं। हमारे पास जो, हमको इस बात का थोड़ा सा ये लगता है, ये चीजें कोविड में मैंने एक्सपीरियंस किया था, कि मैंने कोविड में देखा कि जितनी लीडिंग कंपनियां बंद हो गई थी ब्रेड बनाना, देख हाजीपुर के छोटे से कंपनियां खूब बिक रहे थे। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ बन रहा है चीजें, हमारा प्रोडक्ट, तो हम अपने प्रोडक्ट को क्यों नहीं, जैसे ठीक है मैं प्रमोद का लड्डू अच्छा काम कर रहा है, अपना ब्रांड है, बिहार का आदित्य विजन अपना ब्रांड है, तो हमारे अपने ब्रांड का प्रमोशन, हमारा दरभंगा मखाना क्यों नहीं हो सकता है? हम वो 80 रुपया 100 ग्राम वाला केला का चिप्स क्यों खरीदेंगे बाहर का? हमारे यहाँ इतना हाजीपुर में, पूरा नॉर्थ बिहार में अब पूरा फैला हुआ है, हमारी अपनी छोटी छोटी फैक्ट्री क्यों नहीं हो सकती है? लीची की फूड प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं हो सकती? फूड प्रोसेसिंग में हमारा इमेंस, हमारा फ्यूचर जो है ना वही है। हम आईटी वाईटी सब ले आएंगे, वो सब भी रहेगा, पैरेलली चलेगा, लेकिन हमारा जो एग्री सेक्टर है ना, वही हमारा मेन स्टे है। वहां से हम जॉब को जनरेट कर सकते हैं, छोटे छोटे, जैसे एक एक यूनिट में अगर 200 आदमी को जनरेट करें। हम क्यों सोच रहे हैं कि हम 100 करोड़ वाली कंपनी लगाएंगे? हम 10 करोड़ वाली कंपनी क्यों नहीं सोच रहे हैं? हमारा छोटा छोटा स्टार्टअप रहे, हम कोई पर्टिकुलर चिप्स क्यों खाएं जो बड़ा बढ़िया रैपर लगा हुआ है? हमारा अपना प्रोडक्ट है। तो ऐसी कम से कम प्रोडक्ट होंगे। अब जैसे कि हमारा देखिए स्वीट्स में ही है, जनरली लोग हम लोगों को क्या कहते हैं, लिट्टी चोखा में सेमेट करके बिहारियों को रख दिया था। हमारे फूड की कितनी वैरायटी है, हमारे स्वीट्स की कितनी वैरायटी है। डिफरेंट रीजन में आप चंपारण जाते हैं तो अहुना बनता है, मटन का तरीका है। तास है जो चंपारण मीट के नाम से भी अब पूरा वो हमारा फेमस, बहुत अच्छी बात है वगैरह। तो आप देखिए रूनी सैदपुर जाते हैं, वहाँ की बेलग्रामी फेमस है, बालूशाही सॉरी बेलग्रामी उद्वंत नगर का, बेलग्रामी उद्वंत नगर का वहाँ की बालूशाही फेमस है। इस तरफ आप पूरा शाहबाद चले जाइए, पूरा यहाँ का शाहबाद का खुरमा पसंद है। तो एक एक चीज जिसको कि जीआई टैग और उस चीज को शोकेस, मनेर का लड्डू, ऐसे आपको इस भतुआ का निर्जई, सिलाव का खाजा, आप नाम लिस्ट लीजिए, एक लंबी लिस्ट है। लेकिन हमको
जनरली लोग सोचता है ना कि स्टैंड अप कॉमेडी में बोलता है कि हम टिफिन खोलेंगे तो लिट्टी निकलेगा। ये सच्चाई है, हम उल्टी नहीं खाते हैं, मैंने बहुत कम खाते हैं। लेकिन हमारे पास हमको जो है ना, अब देखिए छोटा सा कंट्री सिंगापुर, वहां गए तो वहां के प्रोडक्ट आई लव सिंगापुर लिखा हुआ है। तो जब आई लव पटना, आई लव बिहार, ओरिजिनलिज्म नहीं है, जिंगोइज्म नहीं है, जब सेंस ऑफ प्राइड नहीं आएगा अपने प्रोडक्ट से आपको, तब अपने प्रोडक्ट को आप प्रमोट करेंगे। तो हम छोटे छोटे चीजों को प्रमोट। और दूसरा चीज जो लगता है कि इतने साल हो गए, ढंग के हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सेलेंस क्यों नहीं है, हम सिमुल तलाक की सिर्फ क्यों बात करते हैं, वैसे प्रोजेक्ट स्कूल क्यों हर एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकते हैं। आप देखिए 2000 तक हम कह सकते हैं कि बच्चे नहीं जाते थे, 95 तक तो जरूर बोल सकता हूँ सरकारी स्कूल में ज्यादा रहते थे। फिर जब 90 में, अर्ली 90 में ये प्राइवेट का एंट्री होता है, क्या एक्सोडस हुआ है। अब सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ रहे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, उनको मिड डे मील का लोभ है, गवर्नमेंट के जितने बनंजा है, जिनको कोई उपाय नहीं है। मैं देखता हूँ कि जिसकी आय अगर 25,000 भी है अगर गाँव में, तो वो प्राइवेट में भेज रहा है। तो ये हमारी सरकारी स्कूलों का सुदृढ़ीकरण, हमारे छोटे छोटे इंडस्ट्री को लगाना, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गुड इंजीनियरिंग कॉलेज, गुड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन। अब एक छोटे से बंगलोर आसपास में देखिएगा 100 इंस्टीट्यूशन होगा। यहाँ हमारे पास घूम फिर करके ये चीजें हो नहीं पा रही है। तो हम पास्ट बहुत अच्छी बात है, आप वर्तमान में क्या कंट्रीब्यूट करके जा रहे हैं ना, वो रिवील्ड कीजिए। मैं इसीलिए बोलता हूँ ना कि श्री बाबू के टाइम में बहुत कुछ आया, वो फिर वही आके रह गया इंडस्ट्रियलाइजेशन में, वहां उसके बाद हम अटक गए। होना चाहिए तब क्या लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। आज बोलते हैं कि लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है, अब हो रहा है ना, आप लैंड बैंक बना रहे हैं ना, धीरे धीरे चीजें हो रही है ना। पेप्सिको, कोका कोला, ये सब चीजें आ रही है ना, हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। मैंने भी हाल में स्टोरी की, अभी पिछले 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। ये 12,000 करोड़ के 1,20,000 करोड़ होना चाहिए ये चीजें। तो इन चीजों को प्रमोट करने की जरूरत है। और आई थिंक ऑन द सोशल फ्रंट इट हैज बीन द ओवरडू ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स। अब वो फैटिक की तरफ चला है। हमको लगता है कि यंग जनरेशन थोड़ा सा इससे ऊपर, थोड़ा सा मुझे लगता है कि डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के ओरिएंटेड होना चाहिए। इसमें एक कंटेक्स्ट और आता है, जब वो संभवतः पहली बार एमएलए बनते हैं और उन्हीं गांव पे लौटते हैं और वहां कहते हैं कि ड्रम वगैरह मत बजाओ। मतलब एक तरीके से वो कन्फ्रंटेशन किसी तरीके का नहीं चाहते थे। और ऐसा शायद उस हवेली के लोगों को या लग रहा था, उस कास्ट क्रीड के लोगों को लग रहा था कि शायद अब नहीं आएंगे इस तरीके से, मगर वो जाते हैं वहां पर। और न सिर्फ जाते हैं बल्कि उसी तौर तरीके से जाते हैं और वहां से निकलते हुए, हालांकि आपने एक बहुत खूबसूरत तरीके से कैसे वो जरूर इस बात का एहसास है कि अब वही सारी चीजें नहीं रहेंगी। लेकिन अंत में एक कंटेक्स्ट और आता है कि किस तरीके से वो सीएम हैं और उनके पिता के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ, तब भी वो कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। या डीएम उस दौरान के कलेक्टर चाहते हैं कि एक तरीके से नजीर पेश हो, एक उदाहरण हो कि भाई उनके साथ सीएम के पिता के साथ क्यों, किस तरीके से कोई दुर्व्यवहार कर सकता है, मगर वहां भी वो कन्फ्रंटेशन से बचते हैं। तो आप जब ये लिख रहे थे तो आपके ज़हन में क्या चल रहा था, या उनको कैरेक्टर को डिकोड कर रहे थे तो क्या चल रहा था? ये देखिए, जब आप एनेक्डोट्स को सीरियसली पढ़ते हैं ना, तो मुझको लगता है कि एनेक्डोट्स में जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं उसमें बहुत बड़ी थ्योरी छुपी रहती है। उनकी लाइफ के 20 एनेक्डोट्स आप निकाल दीजिए, कर्पूरी ठाकुर पूरा समझ जाएंगे आप। कुछ नहीं कहूँगा मैं, अगर छोटा सा गांव में जाऊँ जहाँ कुछ नहीं समझता है, मैं 20 कहानी सुना दूंगा, समझ जाएगा कर्पूरी ठाकुर क्या था। तो उस एनेक्डोट से लिख जाता है कि ये इस आदमी की पॉलिटिक्स में कन्फ्रंटेशन नहीं था। वाई, आप देखिए 70s में, अब मैसेकर कब शुरू हुआ, अब तो पसपुर चंदवा हुआ, वो ट्रैवल को लेकर के था, आप बड़ा बेलछी वाला कह सकते हैं, लेट 70s से स्टार्ट हो गया। कर्पूरी ठाकुर के टाइम से के मैंने बीच में स्टार्ट हो गया था वो कन्फ्रंटेशन। मैं बीच में प्रश्न भूल जाता हूँ, मतलब हाँ, ये चीजें प्रोसेस में कैसे ये होता क्या है कि बहुत सारे जब एनेक्डोट्स आते हैं तो आप उसको मनन करते हैं, फिर आप सोचते हैं कि किस चैप्टर में ये एप्ट होगा, कहाँ समीचीन होगा। और ये एनेक्डोट्स जो होते हैं आपको, रीडर को, पाठकों को प्रवेश कराने, विषय प्रवेश कराने में, उस चैप्टर में प्रवेश कराने में बहुत आपको मदद करता है। क्योंकि ये कहानियां सरल होती है ना,
सरल कहानियां समझती है, उसके उसके मर्म क्या है वो थोड़ी देर के बाद समझेगा। आप जो चर्चा कर रहे हैं मर्म के लिए चर्चा कर रहे हैं, कहानियां बहुत पहले समझ चुके हैं, तो मर्म लोग चर्चा करेंगे। तो मैं सोचता हूं कि इसकी लास्टिंग वैल्यू मर्म की किसकी ज्यादा है। मेरे पास 100 अनेक्डोट्स होंगे, बहुत हल्के फुल्के भी थे, मैंने नहीं लिए, तो उसको इस तरह से कर्पूरी बराबर ये कहते हुए दिखाई सुनाई पड़ते हैं कि समय चीजों ठीक कर को देगा सब। बदलेगा, हाँ, समय की चक्की धीरे धीरे पीसेगी। ये कंटेक्स्ट कई एक बार आता है और आपने भी उसको बहुत मानीखेज तरीके से मेंशन किया है कई जगहों पर। हाँ नहीं, वो एकदम आप सही बोल रहे हैं कि वो उस चीज को लिए पूरे लाइफ में एक इंस्टांस उनका नहीं है जो उन्होंने कन्फ्लिक्ट किया हो। उन्होंने डिबेट किया है, उन्होंने बहुत ही फैक्ट्स के साथ, बहुत हास्य विनोद के साथ, आप असेंबली के उनके स्पीचेस देखेंगे, बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड, वेल वुमन। एक भी शायद ही कभी एक आध बार इम्पल्सिव स्पीच आपको मिल गया होगा, जब वो उनको आरोप लगता है कि आप मतलब क्या कहते हैं आर्म्स का सपोर्ट, गरीबों को आर्म्स दिया जाए उसके सपोर्ट में की बात कर रहे हैं, तो वो बिखर जाते हैं कि नहीं कि भाई आपका लॉ अगर इनएफेक्टिव है तो मैं इसके क्या कर सकता हूँ। गरीब को क्या सेल्फ डिफेंस का राइट नहीं है, सिर्फ अमीरों को है। जो एफर्ट नहीं कर सकता है वो कैसे अपने आप को सुरक्षित करेगा। तो कुछ कुछ जगह इम्पल्सिव हो, लेकिन वो कभी भी उन्होंने किसी को कास्टिस्ट स्लर या इस तरह से कहा हो या दिखा हो कि या विक्टिम कार्ड भी कहीं खेलने की कोशिश नहीं की है। दोनों बातें, क्योंकि वो जानते थे कि मैं 52 से जीत रहा हूँ यार, मैं अपनी वोट थोड़ी जीत रहा हूँ, सबके वोट जीत रहा हूँ, ऐसे जननायक थोड़ी बनता है। वो मूवमेंट से निकले हुए नेता थे ना, वो अपनी पूंजी जानते थे, तो वो जाति वाति में इसको फिल्टर नहीं करना। बाद में 80 के दशक में तोड़ जोड़ करने लगे कि कैसे होगा, क्योंकि वो पॉलिटिक्स धीरे धीरे चेंज हो रही थी, लेकिन वो ओवर्टली खुल करके कभी नहीं आती है कि भाई बैठ करके वो कह रहे हैं कि इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो। जैसे आजकल हम देखते हैं कि पार्टियों की लिस्ट में, ब्रैकेट में अगर आप लिस्ट लीजिएगा, जो चुने जाते हैं, रॉ लिस्ट लीजिएगा पार्टी का, तो अगेंस्ट में जात लिखा रहता है। कई बार हम लोग को मिल भी गया है, बोलना सही नहीं रहेगा। हाँ, तो वो उस तरह से वो काम नहीं करते थे। वो 80 के दशक के बाद से उन्होंने कास्ट पॉलिटिक्स चूंकि हो गया था, तो उन्होंने वो सोचा होगा, लेकिन उन्होंने कभी भी एंटी अपर कास्ट या एंटी पर्टिकुलर कास्ट का पॉलिटिक्स नहीं किया। एक दौर में तो जो आज के तमाम राजनेता हैं बिहार के कंटेक्स्ट में, जैसे लालू प्रसाद यादव आज यादव पॉलिटिक्स के चैंपियन हैं या ओबीसी पिछड़ा पॉलिटिक्स के चैंपियन हैं, मगर लालू प्रसाद नाम रहा, रघुवंश प्रसाद नाम रहा, नीतीश कुमार, आनंद मोहन आज जैसे एक तरीके से ड्रॉप कर दिए थे सर ने वहाँ। तो सारे लोगों ने ड्रॉप किया, या बहुत सारे लोगों ने जनेऊ तोड़ा गांधी मैदान से। मगर हाँ। अब कास्ट का एक तरीके से असर्शन बढ़ गया है, आप भी देख रहे हैं, और बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी, हो भी गई है। और मैं ये किताब दिखाना चाहता हूँ, तीनों रूल्ड मिसरूल्ड, हिंदी में कितना काज कितना राज कितना काज, वानी से आई है। बिहार को समझने के लिए जरूरी किताब। दूसरी जेपी टू बीजेपी, हालांकि इसका रिवाइज्ड वर्जन भी आ गया है इस बीच, जननायक तो है ही। और अंत में एक सवाल सर आपसे कि अब आगे क्या लिख रहे हैं? अभी रिवील बहुत लोगों को इंतजार होगा ही। नहीं, अपने अभी सब्जेक्ट पर मैं बताना नहीं चाहूंगा, आपको बाद में बता दूंगा। क्योंकि अब मान लीजिए कि मैं किसी सब्जेक्ट पर लिख रहा हूँ, कोई और लिखना शुरू कर दे तो वो सही नहीं रहेगा। लेकिन एक गंभीर विषय पर मैं लिख रहा हूँ जो कि अछूता पक्ष रह गया है। जो लिखा है वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ, इतना तो तय मानिए आप। उसकी पढ़ाई चल रही है अभी, वो 2026 का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, तो आइडिया जो है रिपोर्टर शेयर नहीं करता है। हाँ। वही है कि अगर आइडिया आपको, मगर एक किताब सर फंस भी गई, वो कंटेक्स्ट बता सकते हैं? आई कुछ फिर आते आई किताब लिखी थी मैंने, तो थोड़ी सी नाराजगी उनके परिवार वालों को हुई है और मामला न्यायालय में बोलना अच्छा नहीं रहेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रिजॉल्व हो जाए। अच्छी किताब है, एक खास करके डेमोक्रेसी में जो इसे कैसे मतलब मसल एलिमेंट की एंट्री होती है और उस आदमी का दूसरा पक्ष क्या है, ह्यूमन पक्ष भी क्या है, उसकी भी पुरजोर चर्चा है। तो वो मुझे लगता है कि वो भी एक जरूरी किताब है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी इस कोर्ट वोट के फैसले से ये या फैसला हो जाए या फिर हम आपस में बात करके उस चीज को, क्योंकि मुझे उससे कुछ ये किसी व्यक्ति से कुछ भी है, कोई मनमुटाव, कोई दुराग्रह नहीं है। एक अच्छे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसगिविंग्स हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं जिसको बैठ करके हम रिजॉल्व नहीं कर सकते।
सर, अंत में कुछ जरूरी टिप्पणी आप करना चाहते हो या हमसे कुछ पूछना आपसे या बात करना भूल गया हो, मगर आपको लगता है कि इस कंटेक्स्ट में जरूर बात होनी चाहिए थी? नहीं, तकरीबन सब कुछ कवर हो गया है। उनकी डेथ हालांकि अभी भी मिस्ट्री है। हाँ, वो मिस्ट्री है, तो उसमें भी इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ, फिर बाद में क्या होगा, कुछ फैक्ट्स मिले नहीं, तो वो ओपन एंडेड रह गया। समाजवादी राजनेताओं की हमेशा डेथ मिस्ट्री के तौर पर जेपी लोहिया या फिर कर्पूरी ठाकुर की भी डेथ एक मिस्ट्री के तौर पर। में क्या कीजिएगा उसमें, तो अब जब तक कुछ अनुसंधान नहीं होता है, देखिए आप जब रिसर्चर हो जाते हैं ना, फिर आप पंच परमेश्वर होते हैं। आप इधर उधर कौन क्या बोल रहा है उससे कुछ नहीं, आप सीधा अपने यू गो बाय योर फैक्ट्स, गो बाय योर रिसर्च। तो अब तो मैं बहुत सावधान हूँ, एक पंक्ति लिखने में सावधान रहता हूँ, पैराग्राफ तो छोड़ दीजिए आप। कि एक लाइन लिख रहा हूँ उसका क्या मतलब है, तो वो मेरे उस स्क्रूटनी में जाता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड है ना, ये बातें 50 साल बाद पढ़ी जाएगी तो और लोग उसको सीरियसली लेंगे, क्योंकि हमारे टाइम का डॉक्यूमेंटेशन है। आप तो हमारे समकालीन है, पढ़ रहे हैं, 50 बरस बाद पढ़ी जाएगी तो यही चीज़ रेयर मानी जाएगी। जैसे हम ही को अगर मिल जाता है 18वीं सेंचुरी का कुछ, तो मुझे लगता है कि यार गजब का चीज़ मिल गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आपका थैंक यू। बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे साथियों के लिए।